तो गाइस अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर जी पे गाइस। तो क्वेश्चन नंबर जी यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप बेसिकली मैं तो आपको बस इतना सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, रीड कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगता है फटाफट पहले आप ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिए। 20 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो ओसीएम के पेपर्स में। ठीक है, फिर भी इसके अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है बेसिकली। यहाँ पे इनोवेशंस नीड्स टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडिया। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू बिन एग्रीकल्चर फार्म। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर फार्म आ गया गाइस। समझ, एग्रीकल्चर फार्म कहाँ पे आता है, एग्रो में आता है गाइस। ठीक है, एग्रीकल्चर को शॉर्ट में हम एग्रो बोलते हैं, तो ये एग्रो का पार्ट हो गया गाइस। नेक्स्ट, इसके बाद एग्रो टूरिज्म इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, एग्रो टूरिज्म इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, नीश टूरिज्म होगा गाइस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड फीचर्स। ठीक है, तो आपको ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो न्यू कॉम्बिनेशंस इंट्रोड्यूस करता है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली गाइस इनोवेशन, इनोवेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कुछ न्यू या क्रिएटिविटी चीज करना पड़ता है गाइस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन, राइट। तो इनोवेशन ये इसका आंसर होगा, आप यहाँ पे इसको राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद गाइस नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे डी, डी क्वेश्चन देख सकते हो कि फुल टाइम जॉब। ठीक है, फुल टाइम जॉब कौन कर सकता है गाइस। ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। फुल टाइम जॉब तो अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय भी करता है। उसके आगे विच रिक्वायर डेडिकेट एंड हार्ड वर्क, किसके अंदर डेडिकेट एंड हार्ड वर्क होता है गाइस, तो ऑब्वियसली सिंपल सा है इंटरप्रेन्योरशिप, राइट। देन जो लास्ट में बचा स्टार्टअप इंडिया, वो इसका ई का आंसर होगा गाइस। देखिए, एंटिटी हैविंग द हेडक्वार्टर इन इंडिया, तो क्या आएगा गाइस, स्टार्टअप इंडिया। क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट ई, यहाँ पे दिया हुआ ई जेरोम मैककेर्टी, मार्केट रिसर्च और लेबल एंड 3 पीस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन दिया हुआ है 4 पीस, तो 4 पीस किसने इंट्रोड्यूस किया था गाइस, तो ई जॉरी जॉर्मी। ठीक है, मैककेर्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है गाइस। ठीक है, मार्केट रिसर्च करना, ये पार्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च फंक्शंस का। ठीक है, फिर बूम्स एंड बिटरनर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑथर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 3 पी को एक्सप्लेन किया गया था, तो यहाँ पे 3 पी आएगा। ये आपको मार्केटिंग यानी चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 8 का है यहाँ पे। इसके बाद आएगा गाइस नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बायर सेलर्स एंड इंटरमीडिएट कम टूगेदर। तो ये मार्केट हो जाएगा गाइस जहाँ पे बायर सेलर्स और इंटरमीडिएट एक साथ आ सकते हैं, तो वो होगा प्लेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। देन स्लीव इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट, तो स्लीव फाउंड ऑन द प्रोडक्ट, दैट इज में इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, लास्ट में क्या बचा, लेबल। ठीक है, तो लेबल होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन फिर 2019 नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, कंपनसेशन नॉट डू नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड जनहित याचिका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोट कंपनसेशन एक्सीड 10 करोड़। तो दैट इज मीन्स गाइस यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन होना चाहिए गाइस, तो पहला आंसर यही होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज है। तो मेंबर इन नेशनल कमीशन, मेंबर इन नेशनल कमीशन कितने होते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे 4, तो 4 मेंबर्स होंगे यहाँ पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कभी आया था, 2019 में आया था। सिंपल सा गाइस, यहाँ पे एक ही ईयर दिया हुआ है, कभी एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर आएगा। नेशनल कमीशन क्या होता है गाइस, ठीक है, नेशनल कमीशन क्या होगा, जैसे आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो नेशनल कमीशन होता है गाइस, वो जब कंप्लेंट या कोई भी कंपनसेशन करता है तो वो 10 करोड़ से कम नहीं करता गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ है कंपनसेशन एक्सीड 10 करोड़। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ से यहाँ पे क्या बताया हुआ है, कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाएगा तो यही आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के थ्रू बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड में भी अगर से कुछ मिस्टेक होते हैं तो आपको राइट आंसर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एम्प्टी प्लेस नहीं देना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है वही आंसर, जो रॉन्ग आंसर है वो भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वो बोर्ड की गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। देन ई पार्ट पे क्या दिया हुआ है, मैटर ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है गाइस, वो जनहित याचिका में जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द शेयर होल्डर्स, फिर कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर दिया हुआ है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट है, सोसाइटीज हैं एंड ओनर्स है, ठीक है। जिन बच्चों ने इनका आंसर बाहर किया होगा, ठीक है, वो बच्चे इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने बाहर नहीं किया उनको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, ये आफ्टर सेल सर्विस किसको मिलता है, ये ऑब्वियसली कस्टमर को मिलता है, क्योंकि कस्टमर कोई सामान परचेस करता है तो उसको कंपनी क्या करती है, 1 ईयर की गारंटी या वारंटी देती है। गारंटी एंड वारंटी को ही हम आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं गाइस। तो दैट इज मी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कस्टमर्स, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे बनेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है यहाँ पे, टाइमली पेमेंट ऑफ अ टैक्स, तो टैक्सेस को पे करते हैं हम गवर्नमेंट को गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट आ जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट वन दिया हुआ है, प्रोटेक्ट्स एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटीज क्या होता है गाइस, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, उसके एकदम अपोजिट जा रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हो, तो दैट इज भी इसको बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। जैसे कोई बिजनेसमैन है और वो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रहा है, सोसाइटी को हार्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटीज, ठीक है। तो जैसे कि कोई एड दिखाना, तो वो एड में रॉन्ग थिंग दिखाना, तो वो सोशल एक्टिविटीज हो जाएगा गाइस, ठीक है, सोशल एंटी एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बिजनेसमैन की या जो एंटरप्रेन्योर्स होता है या किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सोसाइटी को राइट थिंग को शो करे, जिसकी वजह से वो कंपनी अपना रेपुटेशन गेन कर सके, ठीक है। कोई भी नॉट मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज ना कंडक्ट करे, ठीक है। तो ये सोसाइटी के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है यहाँ पे, फेयर प्रैक्टिस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे होता है guys? तो शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली इसका आएगा, ठीक है, वर्ड टू वर्ड जाना है यहाँ पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। रीजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलता है guys, ठीक है। अभी अपने पास क्या क्या हो गया है, शेयर होल्डर्स हो गया, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ओनर बचा है guys, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ओनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द ओनर्स, क्लियर। देन नेक्स्ट थिंग, no need to carry a cash intangible fund transfer system accepting deposit needs bank in India। तो सर्विस, फर्स्ट वन सर्विस दिया गया। सर्विस क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, ठीक है, सर्विस दिखाई नहीं देता, आप सिर्फ सर्विस देते हो। टीचर्स क्या करते हैं, सर्विस देता है गाइस, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। आप उनसे कोई गुड्स लेके नहीं जाओगे, आप उनसे सिर्फ नॉलेज लेके जाओगे, ठीक है। डॉक्टर से आप उनकी सर्विस लेके जाओगे, उनकी ट्रीटमेंट लेके जाओगे, और उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। तो सर्विस इज इंटेंजिबल, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा इंटेंजिबल। कॉमर्शियल बैंक गाइस, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जैसा आपको मालूम है कि इसके फंक्शंस भी है, आपने उसे में रीड भी किया होगा, तो जिन बच्चों ने रीड किया उनको मालूम होगा, जिन बच्चों ने रीड नहीं किया तो उनको बता दूं कि कॉमर्शियल का एक फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कॉमर्शियल का अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, आपका ओसीएम और इकोनॉमिक में रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आप ओसीएम का एकदम प्रॉपर तरीके से बाहर करोगे तो इकोनॉमिक को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है गाइस, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आएगा नीज बैंक इन इंडिया। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है गाइस कि जिसमें आप कैश को कैरी नहीं करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, ठीक है। आरटीजीएस ये फंड ट्रांसफर सिस्टम है, इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये सेकंड चैप्टर में था, सॉरी फोर्थ चैप्टर का ये आंसर था गाइस, ठीक है। इसके बाद आंसर इन वन सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड गाइस, ये वन सेंटेंस आंसर है, यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया भाई गाइस, आप इसको फटाफट बाहर कर लीजिए, ठीक है। और इसके बियॉन्ड आपके पास टाइम बचता है तो और भी आप आंसर बाहर कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट में अगर आपने कुछ बाहर नहीं किया तो उनके लिए है, आप फटाफट इसके आंसर बाहर कर लीजिए, आपका पेपर कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड गाइस, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच स्टेट दैट द ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो गाइस ये आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको जो चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 14 प्रिंसिपल, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड गिवन है गाइस, ठीक है। टोटल 14 प्रिंसिपल है, आपको सिर्फ 7 प्रिंसिपल बाइट करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज द आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये आउटसोर्सिंग कंपलसरी आता है गाइस, क्योंकि इसमें से ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो outsourcing is the process of contracting a business functions of any specific business activity to specialized agencies, ठीक है।
तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस। बिजनेस फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कहते हैं, किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको ऐसी एक्टिविटी देते हैं जो कोर नहीं होता, ताकि बिजनेसमैन अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सके, ठीक है। इसीलिए ये एक्टिविटी थर्ड पार्टी को दिया जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, या हॉस्पिटैलिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब के लिए क्या करते हैं हम लोग, थर्ड पार्टी को दे देते हैं और बाकी जो कोर एक्टिविटीज है उस पर फोकस करते हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग किया जाता है गाइस। तो व्हाट इज द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है गाइस, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही आंसर होगा। अगर आपने डिस्टिंग्विश बाहर किया है गाइस तो आप आराम से इसमें लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश का ही पार्ट है पूरा। गाइस इसके बियॉन्ड मैंने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी लिंक और उसके जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप जो इंपॉर्टेंट बाहर करोगे अपने टेक्स्ट बुक में वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके जो इजी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और जो आप आराम से पेपर्स में लिख सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो, देखिए टोटल जो आपके 6 फंक्शंस है आराम से उसको कवर कर सकते हो गाइस। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको जाके चेकआउट कीजिए ताकि आपको वो भी आंसर फटक से बाहर हो जाए, ठीक है, और आप सेकंड चैप्टर को इजी तरीके से कंडक्ट कर सको। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि व्हाट आर द बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस क्या होगा गाइस। तो बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस सर्विस क्या है कि बिजनेस को सक्सेस करने के लिए ही किया जाता है। दे आर द इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विस बेसिकली इंटेंजिबल होता है गाइस, और हेटेरोजीनियस होता है, इनसेपरेबल होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, पेरिसेबल इन नेचर होता है गाइस, और रिक्वायर्ड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन के बेसिस पे बिजनेस सर्विस को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है गाइस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो या तो इसका आप मीनिंग भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट में भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिंक करके आपको आंसर लिख के दे दिया हुआ है। व्हाट इज द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन क्या है गाइस, ठीक है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल फॉर्म, ठीक है, फॉरम एट द नेशनल लेवल established by the central government by the notifications is known as a नेशनल कमीशन। नेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट होता है कंज्यूमर के बीच और उनके जो कंप्लेंट होते हैं उनको कंसिडर करके उनके सॉल्यूशन को बताना या उनको सॉर्ट आउट करना, जैसे कोर्ट में होता है गाइस, सेम उसी तरीके से नेशनल फोरम में भी होता है, इसीलिए उसको नेशनल कमीशन बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसको सिचुएटेड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द राइट टू द रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या होता है कि, ठीक है, तो the act which provide the opportunity to individual consumer group to represent consumers interest before consumer forums, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। आप इसमें लेंदी आंसर भी आते हैं जिसमें आपको राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसको भी आपको बाहर करना कंपलसरी है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। लेकिन मैं आपको लेंदी जो आंसर है, आंसर इन द ब्रीफ और आंसर इन द फॉलोइंग, ये मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस वीडियो के आगे, ठीक है। तब तक हम वन सेंटेंस आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज द स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है गाइस। ये स्टाफिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं, उसको रिक्रूट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको प्लेसिंग करते हैं और अप्रेजिंग भी करते हैं गाइस, साथ ही साथ उसको रेम्युनरेशन देते हैं और उसका डेवलपिंग और री ट्रेनिंग भी करते हैं ताकि वो अपने वर्क फोर्स के नॉलेज में एक्सपर्ट हो जाए और वर्क को स्मूथ तरीके से कंडक्ट करे, ताकि जो बिजनेस फंक्शंस है, ठीक है, या जो बिजनेस है गाइस वो सक्सेसफुल की तरह बढ़ते रहे, राइट। तो इसीलिए स्टाफिंग किया जाता है गाइस, क्योंकि हमेशा राइट पर्सन को ही चूज किया जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब क्या समझते हो आप गाइस, ठीक है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट विच हेल्प ऑफ अ यूनिक ब्रांड नेम इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए ब्रांडिंग बनाया जाता है गाइस कि किसी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से उसको अलग कर सके और उसको अलग पहचान दिला सके, इसीलिए ब्रांडिंग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप मार्केट में देखते हो कि डिफरेंट टाइप के ब्रांड होते हैं और आप उसी ब्रांड से उस ब्रांड से लॉयल हो जाते हो और उस ब्रांड को परचेस भी करते हो गाइस, और उससे आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को। नेक्स्ट कि व्हाट इज द केपीओ, केपीओ क्या है। अगर केपीओ का फुल फॉर्म देखा जाए तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, यानी कि जिन एम्प्लॉय के पास नॉलेज है या जिस डिपार्टमेंट के पास नॉलेज है कि किस तरीके से वर्क को किया जाए और उसके डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से कंडक्ट किया जाए, ठीक है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए, उसको बोलेंगे केपीओ गाइस, ठीक है। तो केपीओ इज डिस्क्राइब एज अ फंक्शन रिलेटेड ऑफ द नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, उसको बोलेंगे केपीओ। व्हाट इज द एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म क्या होता है गाइस, ठीक है। तो एग्रो टूरिज्म अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की बात किया जा रहा है यहाँ पे, और जो कि ये रूरल एरियाज में बेसिकली क्या होता है कि ये रूरल एरिया में ही डिपेंडेंट होगा गाइस, और वहाँ के जो एग्रो टूरिज्म है, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर को देखने के लिए जो आते हैं उनमें टूरिज्म को थोड़ा मोटिवेट करना, ताकि एग्रो में भी पैसे जनरेट हो और एग्रीकल्चर अपने इंडिया का डेवलपमेंट हो जाए,
ठीक है। तो इसीलिए एग्रो टूरिज्म बनाया गया है गाइस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ द अभी स्टडीज हो रही है, ये पर्टिकुलर कोर्स भी हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर जैसे ऐसे कोर्सेज भी इन्वेंट कर दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत पहले से ही है, लेकिन अब बहुत लोग इसको सीरियसनेस ले रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी आता है, फिर टर्सरी आता है, टेरिटरी आते हैं गाइस, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे किया जाता है। तो एग्रो एक फर्स्ट जो पार्ट है उसमें टूरिज्म इंक्रीज कैसे करें, ठीक है, इसके बारे में बहुत गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है ताकि इनसे पैसे जनरेट कर सके। व्हाट इज द डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट गाइस ये डिमांड बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट इज दोज विच आर द रीपे टू द कस्टमर्स वेन एवर दे डिमांड, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट मतलब आप पहले से ही कर देते हो, लेकिन जब कस्टमर को नीड होती है, जब उसका डिमांड होता है, तब उसका पेमेंट किया जाता है बैंक के थ्रू, ठीक है। डीडी करके एक फॉर्म आता है बैंक में, जब आप बोलोगे डीडी करके, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि डीडी आप मोस्ट हफ्ते आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज में रिसेंटली अभी जब आप एडमिशन लिए होंगे 12th में, तो वहां पे डीडी आपको करने बोला होगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपको करने बोला होगा। जब कॉलेज को नीड होगा, जब कॉलेज का डिमांड होगा, तब अब वो आपके अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करेगी अपने अकाउंट में। इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट मनी कैन बी विड्रॉ एज पर द विशेस ऑफ द कस्टमर थ्रू द विड्रॉल स्लिप, ठीक है, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेट्रा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे डीडी को समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सीधी सी बात है कि डिमांड ड्राफ्ट है, मतलब कि कस्टमर का जब तक डिमांड होगा तभी ये मनी ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेडिंग? ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है गाइस? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज, ठीक है। क्वालिटी में हम ग्रेडिंग करते हैं ए बी सी डी ऐसे करके, या तो न्यूमेरिकल में भी करते हैं गाइस कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है तो उसको ग्रेडिंग करेंगे। अगर ए लिख दिया तो दैट इज मीन बहुत अच्छा होगा, ए प्लस भी लिखा तो उससे अच्छा होगा, ठीक है। तो दैट इज इस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है। बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस ग्रेडिंग का, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। इसके बाद है कि व्हाट इज द एक्सचेंज बैंक? एक्सचेंज बैंक क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज बैंक फॉरेन एक्सचेंज के लिए ही किया जाता है, ठीक है, ताकि जो फॉरेन करेंसी है जो अपने इंडिया में नहीं चल रहा है, नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो कि ऐसे बैंक में जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी डॉलर में कोई फॉरेन से पर्सन आया, ठीक है, जो एनआरआई है, मतलब कि इंडिया में रहता है लेकिन फॉरेन में वो जॉब कर रहा है, वो जब इंडिया में आएगा तो वो क्या करेगा, उसको एक्सचेंज कर लेगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा गाइस, ठीक है। फॉरेन का जो डॉलर है या जो भी है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके वो रुपीस में लेके आ जाएगा, ताकि वो इंडिया में रुपीस में चला सके उस पैसे को, राइट ना। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द बैंक होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज बैंक। हु इज द एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स कौन है गाइस? एंटरप्रेन्योर्स मतलब एक बिजनेसमैन है जो क्या करता है कि रिस्क लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होता है, ताकि उसको मालूम है अगर मैंने रिस्क ले लिया तो मेरा बिजनेस चल जाएगा और मुझे लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट जनरेट होगा, और मैं उससे बहुत सारी मनी बना के और भी उस बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ, और जितनी भी सर्विसेज है कस्टमर तक पहुंचा सकता हूँ विद इनोवेशन गाइस, ठीक है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है हु इज द कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर बेसिकली अगर देखा जाएगा तो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अकॉर्डिंग तो कंज्यूमर एक किंग है मार्केट का। लेकिन यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम और यूज एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज टू अ मार्केट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर, क्लियर। तो ये हो गया वन सेंटेंस आंसर। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वन वर्ड के, आप उसको बाहर करें, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें अंडरलाइन किया होगा एक वर्ड को, आप उसको चेंज करना होगा, ठीक है, मतलब उसका राइट आंसर क्या बन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वन। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम द जर्मन, जर्मन को अंडरलाइन किया हुआ है, वेब यहाँ पे दिया वर्ब एंटरप्रेन्योर, इट मींस टू अंडरटेक, ठीक है। तो ऑब्वियसली जर्मन का ये वर्ड नहीं है। जब आप इसका डेफिनेशन रीड करते हो गाइस, तो और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी दिया हुआ है कि ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो जर्मन के प्लेस पे आपको पूरा रीराइट करना है सेंटेंस, और जर्मन के प्लेस पे आपको फ्रेंच लिख देना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेंच लिख के आ जाते हैं, ठीक है। आप ऐसी गलती नहीं कीजिए, यहाँ पे लिखा भी है कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, और रीराइट, यहाँ पे रीराइट द सेंटेंस बोला हुआ है, यानी कि सेंटेंस को फिर से लिखिए गाइस, ठीक है। बच्चे लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो वर्ड लिख के आते हैं जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एकदम सेंटेंस में लिखा हुआ है कि रीराइट करना है आपको स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट, द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को अंडरलाइन किया हुआ है। इज द एपेक्स बैंक या एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री? नहीं।
तो कॉमर्शियल बैंक कभी भी एपेक्स बैंक नहीं होता। एपेक्स बैंक मतलब क्या होता है कि जो मेन है, ठीक है, जिसके बेस पे क्या अदर जितने भी बैंक है जिसके अंदर कॉमर्शियल बैंक आएगा, प्राइवेट बैंक आएगा, ठीक है, फॉरेन बैंक आएंगे, ठीक है, या स्मॉल स्केल पे जो बैंक होते हैं, ठीक है, जो आरआरबी बैंक होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के जितने भी बैंक है वो उनको चलाने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। जैसे कि अपने घर पे पापा होते हैं तो पापा क्या होते हैं, अपने एपेक्स होते हैं, और हम लोग क्या है उनके कॉमर्शियल हो गया या प्राइवेट हो गया, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो एपेक्स बैंक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक होता है, और अपने इंडिया में आरबीआई एपेक्स बैंक है गाइस, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इसको हम बोलेंगे, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बैंक होता है। प्लास्टिक करेंसी को अंडरलाइन किया हुआ है, इज द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन द साइबर स्पेस। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दिया हुआ है तो उसमें प्लास्टिक मनी या करेंसी नहीं आएगी। प्लास्टिक करेंसी मतलब जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें क्या आएगा आपका, सिर्फ डिजिटल कैश आएगा गाइस, ठीक है। ओके, द पर्सन हु इज द प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टन लॉसेस इन इज नोन एज इंश्योरर। इंश्योरर नहीं होगा क्यों, क्योंकि इंश्योरर को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। इंश्योरर मतलब क्या होता है, जो कंपनी होती है guys, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा द पर्सन हु इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टन लॉसेस इज नोन एज, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंश्योर्ड, ठीक है। द लोन टेकन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपे इन 10 years, यहाँ पे दिया हुआ है जिसने लोन लिया हुआ है स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के थ्रू, ठीक है, तो क्या उनको रीपे करना होता है 10 years में? नहीं, हमेशा 7 years में पेमेंट करना होता है गाइस, ठीक है। कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू द सम एक्सटेंट। तो रिजिड यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कि कंट्रोलिंग एक जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या रिजिड होता है? नहीं, वो रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंट्रोलिंग करना होता है। नेक्स्ट थिंग, एलपीओ, ठीक है, एलपीओ इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये था गाइस, एमसीक्यू में, ठीक है। तो एलपीओ सब सेगमेंट नहीं होता बीपीओ का, क्योंकि केपीओ का ये सब सेगमेंट होता है एलपीओ। मतलब कि गाइस यहाँ पे बीपीओ का सब सेगमेंट हो गया केपीओ, केपीओ का सब सेगमेंट हो गया एलपीओ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द नैरो एंड बॉर्डर, सॉरी नैरो टर्म्स देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस बॉर्डर है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, कंज्यूमर आता है, कस्टमर सॉरी गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है, ओनर्स आते हैं, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ द फर्म फेयर्स प्रैक्टिस रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो फेयर दिया हुआ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अनफेयर, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस है, ठीक है, और सॉर्टेड में है और स्टॉक एक्सचेंज में अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगी। स्प्लिट द क्रॉप्स मींस डिविजन्स इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्प्लिट द क्रॉप्स ये आपके 14 प्रिंसिपल का सबसे लास्ट प्रिंसिपल दिया होगा, 13 या 14 पे है, 21 ये, ठीक है। तो उसको अब स्प्लिट द क्रॉप्स को हम टीम वर्क के नाम से भी जानते हैं। जब आप इसका आंसर रीड करते हो तो वहां पे दिया भी है कि स्प्लिट द क्रॉप्स ये आपका टीम स्पिरिट है, जहाँ पे ग्रुप में लोग काम करते हैं, और लोग अगर टीम स्पिरिट बना के चलते हैं गाइस, तो ही क्या होगा कि वर्क को सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा यूनियन गाइस, ठीक है, यूनियन। एवरी ईयर सॉरी फिफ्थ एवरी ईयर 15th March इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नहीं, ठीक है, ये नेशनल नहीं है गाइस, ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के नाम से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं एवरी 15 मार्च, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इज सिटिंग और रिटायर हाई कोर्ट जज। नहीं, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो गाइस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में आएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का होगा गाइस, ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट आर द ऑलवेज फिक्स्ड। नहीं, कभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट फिक्स नहीं होता, ये कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे चेंज होता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है और प्लस इंटरनल जो फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के, इसके बेसिस पे ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल जुडिकेशंस ऑफ द स्टेट कमीशन इज जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द नेशन। तो नहीं गाइस, ये नेशन बेसिस पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, स्टेट कमीशन, तो ऑब्वियसली स्टेट ही होगा, ठीक है। अगर नेशनल दिया होता तो नेशनल होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर को समझना पड़ेगा गाइस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा वर्ड होता है यहाँ पे, समझने के लिए आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो विदाउट, अगर आपको आंसर याद नहीं है, आपको चैप्टर के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिसके बेस पे हम यहाँ पे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड को कर सकते हैं सॉल्व। तो जैसे यहाँ पे स्टेट कमीशन लिखा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी स्टेट होगा। इन एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज को अंडरलाइन किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट एम्फेसिस इज गिवन ऑन द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ अ गुड्स फॉर सर्विसेज, ठीक है।
तो बाइंग करना सेलिंग किस बेसिस पे होता है गाइस, एक्सचेंज के बेसिस पे नहीं होता, ठीक है, ये कमोडिटी के बेसिस पे होता है। जब तक मेरे पास कोई गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तब तक मैं कुछ एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये आएगा यहाँ पे आंसर इन कमोडिटी कॉन्सेप्ट।